Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video tutorial we will cover important questions that are memory recall questions of principle and practices of banking, that is paper 1 of CAIIB, and it is part 11 of the tutorial series. So let us start the session. Before starting the session, let me tell you can get previous CAIIB, CAIIB questions. The links are in the description. Please navigate to them so that you can get them. So let us start the video now. The question number 1 says, as per section 108 of Indian Evidence Act 1872, pre-assumption of death can be raised only after a lapse of how many years from the date of any person being reported missing. क्वेश्चन में कहा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अधीन अगर हम सेक्शन 108 की बात करें तो हम किसी पर्सन की जो डेथ है उसको रिज्यूम उसी केस में कर सकते हैं इन केस जो पर्सन है वो रिपोर्टेड है मिसिंग। कितने साल के बाद पर्सन को मृत घोषित किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा? तो इसका आंसर है 7 years, दैट इज सी पार्ट. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी. एंड सेक्शन जो 108 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो भी इसी चीज़ को कहता है कि जो बर्डन है प्रूविंग कि जो पर्सन है वो अलाइव है कि नहीं है, वो हम मान सकते हैं आफ्टर पीरियड ऑफ 7 years. अगर हमने 7 साल तक उस पर्सन के बारे में नहीं कुछ सुना है तो हम ये प्रूव मान सकते हैं कि वो पर्सन अलाइव नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, credit cards are of standard size and thickness and are embossed with following details: name of card holder, card number, validity of the कार्ड. तो जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, उनकी थिकनेस भी सेम होती है एंड उन पर क्या क्या चीज़ें एम्बोज्ड होती हैं, क्या क्या डिटेल्स उनके ऊपर लिखी होती हैं. तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर नेम होल्डर भी होता है जिसके नाम पर कार्ड को इशू किया गया है. अगर इंस्टेंट कार्ड है तो उसके ऊपर इंस्टेंट कार्ड लिखा होगा. देन द कार्ड नंबर, द 16 डिजिट नंबर जनरली, बट इट कैन बी 14 डिजिट आल्सो. सो कार्ड नंबर भी एम्बोज्ड होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर. एंड देन इट इज़ अ वैलिडिटी डेट, वैलिडिटी डेट भी एम्बोज्ड होती है. CVV एम्बोज्ड नहीं होता है. CVV जो होता है ज़्यादातर बैक साइड ऑफ द क्रेडिट कार्ड लिखा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द टर्म मोरल सुजेशन does not refer to the banker's duty of secrecy as regards the affairs and accounts of his customers. Moral duty of a customer to deal with only one bank. A mechanism by which supervisors may enforce requirements through dialogue with the bank's management. हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मोरल सुएजन को रेफर नहीं करती है. So first of all, let us understand what does moral suasion terms refers to, so that we can find out कि किसको वो रेफर नहीं करती है. अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो मोरल सुएजन एक ऐसी टेक्निक है क्रेडिट कंट्रोल की जो कि फॉलो की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. एंड ये एक कॉम्बिनेशन है परसुएशन का एंड प्रेशर का ऑन कमर्शियल बैंक्स कि वो किसी पर्टिकुलर पर्पस या सेक्टर्स को क्रेडिट ना दें एज मॉरल, यानी कि नैतिक. सो ये बेसिकली क्या है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए है, प्रेशर करने के लिए है, बट वो फोर्स नहीं कर सकते कि बैंक्स इन पॉलिसीज के साथ अडेयर करें. सो दीज आर बेसिकली टैक्टिक्स विच आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एंड प्रेशराइज द कमर्शियल बैंक्स बट नॉट टू फोर्स देम. सो इसमें ऐसे मेथड में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जो RBI है वो लेटर्स लिखता है बैंक्स को, मीटिंग्स को होल्ड करता है कमर्शियल बैंक्स के साथ इन केस टू परसुएड बैंक एज एक्ट एज द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द RBI. यानी कि जो मनी एंड क्रेडिट मैटर्स में जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो कि पूरी इकोनॉमी के इंटरेस्ट में है देश की, तो उसके तहत वो डायरेक्टिव्स को इशू करता है जो उनको बैंक्स के सामने रखता है. सो एक ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करता है, सेंट्रल बैंक इफेक्ट पैदा करता है बैंक्स के अंदर, ताकि जो बैंक्स हैं वो नेशनल स्पिरिट के तहत चल सकें. सो जो मोरल सुएजन है ये एक साइकोलॉजिकल एक फिनोमिना है जिसके तहत जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करती है RBI. एंड इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये भी किसी लॉ के अंडर नहीं आता है, प्योरली इनफॉर्मल है एंड पर्सनल इंटरेक्शन होती है बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक्स. सो ये बहुत ही एक लीनियंट मेथड है देन द अदर फॉर्म्स ऑफ द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स विच आर
being used by the RBI, एंड जिसमें एक punitive एक्शन भी रहता है अगर कोई, यानी कि अगर RBI के गाइडलाइंस को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अधीन नहीं मानता है तो बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगती है। बट इन दिस केस ये विलिंगली नहीं, फोर्सफुली नहीं है, ये बैंक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट अपॉन द commercial banks. So let us now coming back to the question. The statement 1 says the banker's duty offers secrecy as regards the affairs and account of his customers. This is false. This is not the reference to the moral suasion. Moral duty of a borrower to deal with only one bank. This is also false. Third statement says a mechanism by which the supervisors may enforce requirements through dialogue with the bank's management. This is true. And the supervisors in this case is referring to the Central Bank of India, that is RBI. So only the statement 3 is true, and we were to select the wrong ones. So 1 and 2 are false. So our answer is option A, that is 1 and 2. Now next question says your bank has issued a bank guarantee for rupees 10 lakh on behalf of a firm which is to supply machinery within a month. The nature of the guarantee is performance guarantee, financial guarantee, deferred payment guarantee and secured guarantee. Let us understand these 4 type of guarantees first of all, which are being given by the bank on behalf of its borrower. जो परफॉर्मेंस गारंटी है, परफॉर्मेंस बॉन्ड है, या जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड भी कहते हैं, ये एक श्योरिटी बॉन्ड है जो कि इशू किया जाता है किसी बैंक के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कि वो सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ वर्क की कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी देते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट लिया गया है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो सेटिस्फैक्ट्रीली कंप्लीट किया जाएगा, कंप्लीशन की तरफ उसको बढ़ाया जाएगा। एंड इन केस ऐसा नहीं होता है तो जो बैंक है, जो भी उसके अंदर नुकसान होगा उसकी भरपाई बैंक करेगा या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो करेगी। सो दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस गारंटी। एंड जो फाइनेंशियल गारंटी होती है डैट एश्योर्स द रीपेमेंट ऑफ द मनी, यानी कि जो पैसा दिया गया है उसकी रीपेमेंट रहेगी, प्रॉपर रीपेमेंट रहेगी, उसके तहत जो गारंटी होती है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल गारंटी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एडवांस रिसीव किया गया है ऑन एन इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट है एंड उसके लिए कोई एडवांस लिया गया है, तो जो फाइनेंशियल गारंटी है उस केस में क्या होगा कि अगर नॉन कंप्लीशन रहती है कॉन्ट्रैक्ट की क्लाइंट के द्वारा तो उस केस में पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे बैंक के द्वारा। तो ये जो गारंटी होती है इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल गारंटी। एंड जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी होती है वो बैंक के द्वारा इशू की जाती है टू द एक्सपोर्टर, यानी कि उसको डेफर्ड, यानी कि अगर तो आपको रिपीटेडली ओवर द टाइम कुछ पेमेंट्स करनी है या फिर टाइम पेमेंट करनी है फॉर द गुड्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट इंटरेस्ट, तो उसके लिए जो गारंटी दी जाती है बैंक के द्वारा उसको हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। सो इसमें बैंक के द्वारा गारंटी ली जाती है कि इन केस जो पर्सन गारंटी बैंक की ले रहा है, यानी कि जो बेनिफिशियरी है जिसने गारंटी के लिए अप्लाई किया है, अगर वो अपने एक्सपोर्टर को पे करने के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर वो अनेबल है पे करने में, तो उस केस में जो बैंक है यानी कि जिसने गारंटी इशू की है वो उस पेमेंट को पे करेगा आने वाले टाइम पर। तो इस तरह की गारंटी को हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। एंड सिक्योर्ड गारंटी क्या होती है, जिसमें जो लियन गारंटर है वो, यानी कि लियन गारंटर कौन है, यानी कि बैंक की हम बात कर रहे हैं, वो अनकंडीशनली गारंटी करता है इन द फुल कि जो भी सिक्योर्ड ऑब्लिगेशन है जिसके लिए गारंटी दी गई है, इन केस वो चीज़ नहीं की जाती बेनिफिशियरी के द्वारा तो वो परफॉर्म की जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ इट, वो बैंक के द्वारा परफॉर्म की जाएगी। तो इस तरह की जो गारंटी होती है उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड गारंटी। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमने सिलेक्ट करना था कि अगर बैंक ने गारंटी इशू की है फॉर रुपीज़ 10 लाख ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म विच इज़ टू सप्लाई मशीनरी विद इन अ मंथ, यानी कि कुछ टाइम बाद अभी जो पेमेंट है वो पर्सन ने करनी है, बेनिफिशियरी ने करनी है जिसको बैंक ने गारंटी, जिसके बिहाफ पर बैंक ने गारंटी इशू की है। तो इस तरह की जो गारंटी होगी वो हमारी होगी डेफर्ड पेमेंट गारंटी। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 says which of the following functions are carried by IRDA in India? IRDA is what? Insurance Regulatory and Development Authority। एंड हमने बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस IRDA के द्वारा किए जाते हैं।
IRDA is regulator of insurance companies, regulator of insurance products, supervision of the general insurance market. तो इंडिया में इंश्योरेंस को लेकर किसी भी चीज़ की जो इंफॉर्मेशन है या किसी भी चीज़ को लाइसेंस देना है, वो सभी चीज़ें जो हैं की जाती हैं IRDA के द्वारा। तो तीनों की तीनों चीज़ें, रेगुलेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी की, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, एंड जो सुपरविजन है जनरल इंश्योरेंस मार्केट, तीनों ही चीज़ें IRDA के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। Then the next question says check truncation can be done by using microdata, sending check by speed post, using image processing, D, A and C. So जो check truncation है ये माइक्रो डाटा को यूज़ करके भी की जा सकती है या फिर इमेज को प्रोसेस करके भी की जा सकती है। So both A and C are correct. So our answer is option D. Question number 7 says minimum number of directors in case of private and public limited companies respectively are 2, 7, 1, 5, 2, 3, no such stipulation. तो जो प्राइवेट कंपनी है उस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो होते हैं 2, एंड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए वो हैं 3. So according to the question, minimum numbers of directors in case of private and public limited company respectively are 2 and 3. So our answer is option C. And जो maximum number of directors हैं in a company वो हो सकते हैं 15. पहले ये 12 थे लेकिन इनको रेज करके कर दिया गया है 15, एंड इनको बढ़ाया भी जा सकता है एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके. Now the next question says under the powers derived from section 2021-21A of the Reserve Bank of India Act 1934 does not manage the public debt and issue new loans on behalf of the central and state government, provide refinance to NABARD in case of agricultural advances, regulate flow of credit to the economy by variation in the statutory liquidity requirement and cash reserve ratio. हमने ये बताना है कि जो पावर्स डिराइव की गई हैं RBI के द्वारा अंडर द सेक्शन 2021 एंड 21A उनमें से कौन सी चीज़ नहीं की जाती RBI के द्वारा. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड इन सेक्शन 2021 एंड 21A. जो सेक्शन 20 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का, वो डील करता है कि जो बैंक्स हैं उनकी ऑब्लिगेशन है, उनका कर्तव्य है कि वो गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करें. तो बैंक ये एक्सेप्ट करते हैं, ये अंडरटेक करते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है उसको उन्होंने अंडरटेक करना है, उसकी ट्रांजैक्शंस उन्होंने करनी है. एंड अगर कोई भी रेमिटेंस है, बैंकिंग ऑपरेशंस हैं या फिर मैनेजमेंट है पब्लिक डेप्ट की, वो भी उनके द्वारा की जाएगी. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 21 कहता है कि बैंक्स के पास ये राइट रहता है कि वो गवर्नमेंट का बिजनेस है जो उसको ट्रांजैक्ट करे इंडिया में. इसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट करेगी बैंक्स के ऊपर कि किसी भी कंडीशंस के अंदर ये एग्री किया जाएगा कि जो भी पैसा है, रेमिटेंस है, एक्सचेंज है, बैंकिंग ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शंस हैं इन इंडिया, वो ऑपरेट की जाएंगी बैंक के द्वारा. एंड जो भी डिपॉजिट होगा वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट रखा जाएगा, कैश बैलेंस रखा जाएगा बैंक्स के पास. एंड जो बैंक्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट करेगी बैंक्स के ऊपर कि जो भी बैंक्स हैं वो मैनेजमेंट करेंगे पब्लिक डेट की एंड विद द न्यू इशुएंस ऑफ द लोन्स. एंड सेक्शन 21A में कहा गया है कि जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ स्टेट्स को भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं बट ऑन अग्रीमेंट. So now coming back to the question again, statement number 1 says manage the public debt and issue new loans on behalf of the central and state government. This is true according to the sections given. And the second statement says provide refinance to NABARD in respect of agricultural advances. This is not true as per these sections. And regulate flow of credit to the economy by variation in the statutory liquidity requirement and cash reserve ratio. This is also not true as per the given sections of the RBI Act. So only the statement 1 is true and 2 and 3 are false, and we were to select the false statement. So according to the question, our answer is option C. Now coming back to the question number 9, which says the minimum maturity period of CBLO can be how many days.
Let us first of all understand what is CBLO. CBLO stands for Collateralized Borrowing and Lending Obligation. एंड जो CBLO है ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन अ बोरोवर एंड अ लेंडर, जो कि रखा जाता है किसी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन के ऊपर. सो बेसिकली होता क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बैंक्स हैं या कोई भी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डेली रूटीन में एक लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती रहती है ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस को मीटअप कर सकें. एंड यूजुअली क्या होता है कि जो रेपो फैसिलिटी होती है आरबीआई, उसमें क्या होती है, एक दिन के लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है. एंड अगर हम दूसरे किसी मैकेनिज्म की बात करें तो वो है कॉल मनी मार्केट, वेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं जहाँ पर लोन्स को अवेल कर सकती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डे टू 14 डेज. उसी तरह से अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे को बोरो कर सकती हैं, शॉर्ट टर्म मनी ऑब्टेन कर सकती हैं बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द CBLO, दैट इज कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन मार्केट. सो एज आई टोल्ड यू, ये एक मनी मार्केट का सेगमेंट है जो कि CCI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, दैट इज क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है. एंड जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं CBLO मार्केट में वो शॉर्ट टर्म लोन्स को अवेल कर सकती हैं, प्रोवाइडेड उनको प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज़ एज कोलेटरल देनी पड़ती हैं. अगर हम फंक्शनिंग की एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो CBLO मार्केट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द कॉल मनी मार्केट. जो CBLO की यूनिकनेस है वो ये है कि इसमें जो लेंडर्स हैं एंड बोरोअर्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए कोलेटरल्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, जो बोरोअर्स हैं उनको फंड को लेने के लिए कोलेटरल को प्रोवाइड करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एंड जो लेंडर्स हैं वो उन सिक्योरिटीज़ को हासिल करेंगे वाइल गिविंग द लोन्स. लेकिन जो कॉल मनी मार्केट होती है उसमें इस तरह की किसी भी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है इन केस ऑफ CBLO वो होता है 1 डे. As I told you, this is short-term money market instrument. So last question of the today series says, A and B are maintaining an either or survivor account. D has been named as nominee. Both A and B died in an car accident. C, son of A, serves a legal notice through his advocate and objects payments to the nominee D. What action will be taken? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. A एंड B हैं जो उनका एक आइदर सर्वाइवर अकाउंट है एंड D को उसमें नॉमिनी रखा गया है. बोथ जो A एंड B हैं उनकी डेथ हो जाती है किसी कार एक्सीडेंट में, एंड जो C है यानी कि जो A का बेटा है वो एक लीगल नोटिस निकलवा देता है अपने एडवोकेट से, एंड उसमें ऑब्जेक्ट किया गया है कि जो पेमेंट है वो नॉमिनेशन है जो D की उसको ना की जाए. तो बैंक के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? तो इस केस में क्या होगा कि जब भी किसी केस में नॉमिनेशन ली गई है तो वेदर लीगल नोटिस इज इश्यूड और नॉट, जो D है वो एक वैलिड डिस्चार्ज रहेगा एंड उस जो बैंक है उसको अपनी लायबिलिटी है दे सकता है. यानी कि जो बैंक है अगर उसको अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है तो वो D को करेगा. सो पेमेंट विल बी मेड टू D. सो नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. पेमेंट विल बी मेड जॉइंटली टू लीगल हेयर्स ऑफ A एंड B. दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज अगर पेमेंट कर दी जाएगी जॉइंटली टू द लीगल हेयर्स ऑफ A एंड B तो उस केस में नॉमिनेशन की कोई फायदा ही नहीं रह गया. पेमेंट विल बी मेड टू C. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. पेमेंट टू D विल बी अ वैलिड डिस्चार्ज टू बैंक्स लायबिलिटी. दिस इज ट्रू. आवर आंसर इज ऑप्शन C. Option D says payment to D will be stopped. This is also false. So our answer is option C. So friends, this was the end of the session. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बिकॉज इट ऑलवेज मोटिवेट्स अस कि हम ऐसी ही वीडियोज़ और आपके लिए लाते रहें. एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें. एंड अगर आप JAIIB की या CAIIB की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर विज़िट करें. वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर जो JAIIB क्वेश्चंस हैं, CAIIB क्वेश्चंस हैं, वो मिल सकते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने टेस्ट को डाल रखा है, सो यू कैन ट्राई अपॉन देम. सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.